सभी सैनिक भाइयों को जय हिंद। मैं वेटरन शरण सिंह मलिक, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, एक बार फिर चंद एक बातों को लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। साथियों, अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। सभी पार्टियों के सदस्य कैंडिडेट आपके पास वोट मांगने आएंगे और एक भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते हम वोट देने के अधिकार हैं। किसी न किसी पार्टी को सब अपना वोट जरूर देते हैं, लेकिन इस इलेक्शन के समय आपसी भाईचारा खराब ना करें। राजनेता आपको बांटने की कोशिश करेंगे। आप अपने स्तर के ऊपर किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आपस में एक दूसरे से ऐसी कोई बात ना कहें जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। साथियों, आज का मेरा लाइव आने का मकसद इलेक्शन के समय सभी नेता हम वोटरों के पास आते हैं और हमसे वोट मांगने की प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो। लेकिन बाद में हम पूर्व सैनिकों की, वीर नारियों की और पूर्व सैनिक परिवारों की, शहीदों के और शहीद परिवारों की कोई सुध लेने वाला नहीं मिलता है। जैसा कि आप अभी ने देखा हुआ, पिछले 13 महीने से पूर्व सैनिक रोडों पर रहे, रेलें रोकी गई, रोड जाम किए गए, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया, रामलीला ग्राउंड में रैली की गई, रेवाड़ी के ग्राउंड में रैली की गई। 11 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक पूरे भारतवर्ष में पूर्व सैनिक न्याय यात्रा निकाली गई। क्यों निकाली गई ये आप सभी को पता है, क्योंकि हम पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और हमारे आश्रितों के साथ जो पे एंड अलाउंसेंस में भेदभाव किया गया है, मिलने वाले लाभ से वंचित किया गया है, रखा गया है, उसकी मांगों को लेकर हमने सब कुछ किया। सांसदों के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, एमएलए के माध्यम से मेल करके और बाई कोरियर अपने ज्ञापन राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और सभी कार्यालयों को भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। सर्वप्रथम जो 7वां वेतन आयोग था, जिसको हम ओआरओपी के नाम से अपनी मांगों को उठाते हैं, वहीं से हमारे साथ भेदभाव शुरू हुआ। उस समय जो हमारी पे का जो फिटमेंट फैक्टर तय किया गया और जो अलग अलग ग्रुपों में बांटकर अलग अलग हमारी जो बेसिक पेंशन तय की गई, उसी में हमारे साथ छलावा शुरू हुआ और वो हम भुगतते आ रहे हैं। जैसे ओआरओपी 1 में हमारे को कुछ मिला, लेकिन ओआरओपी 2 में जवानों को बिल्कुल वंचित रखा गया। कुछ परसेंट को, सिपाही, नायक व हवलदार को नाम मात्र लाभ दिया गया, लेकिन ऑन रेडी नायब सुधार,
नायब सुधार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेडी कैप्टन, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट को बिल्कुल 0% लाभ, एक भी पैसे का लाभ नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसी बंदरबांट क्यों? जब सरकार ने हमारे लिए पैसा OROP 2 के लिए दिया तो हम उसके अधिकारी क्यों नहीं? यह पैसा जवान और जेसीओज के लिए ही था और इन्हीं को वंचित रखा गया। सबसे पहला प्रश्न उनके सामने ज़रूर रखें कि हमारे साथ जो ये भेदभाव हुआ है क्यों हुआ है और इसको आप कैसे सुधार सकते हैं, आपके पास क्या योजना है, उसके बारे में ज़रूर पूछें। इस सवाल का उत्तर जानने का आपका अधिकार है। दूसरा आता है जोखिम भत्ता, MSP, मिलिट्री सर्विस पे। साथियों, जोखिम भत्ता फ्रंट लाइन पर खड़े होने वाले, लड़ने वाले, पहरा देने वाले हमारे प्रहरी जवानों के लिए था। क्यों? सबसे ज़्यादा जोखिम उन्हीं को होता है, चाहे वो ग्लेशियर है, चाहे वो लेह है, चाहे वो लद्दाख है, चाहे वो कारगिल है, चाहे सिक्किम है, मतलब कोई भी ऐसी जगह जो विपरीत स्थितियों में वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, वहाँ पर रहते हैं, अपनी मातृभूमि की, अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। ये जोखिम भत्ता उनके लिए था, लेकिन उनको नाम मात्र देकर, जिनको यह लागू ही नहीं था, उनको 100 का 100% दिया गया। ऐसा क्यों? क्या एक संविधान, एक परिधान, अलग अलग कानून, ये अलग अलग हमारे को बांटकर भेदभाव क्यों किया गया? इसका उत्तर ज़रूर लें और इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, इसको आप कैसे सुधार सकते हैं, हमारे पूर्व सैनिकों को मान और सम्मान कैसे दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, आपकी आगे की योजना क्या है, इसके ऊपर ज़रूर बातचीत करें, जिससे पूर्व सैनिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके और उसको ये भरोसा हो जाए कि हाँ, ये सरकार हमारे लिए कुछ करने को जा रही है और हमारे मान और सम्मान के लिए अपनी योजना तैयार की हुई है। साथियों, अगला है अग्निवीर योजना। एक भारत के अंदर यही एक ऐसा संगठन था जो निस्वार्थ भाव से अपनी जान को हथेली पर लेकर अपने भारत की रक्षा के लिए, अपने भारतवासियों की रक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहता था। सेना, उसको भी अग्निवीर योजना देकर सेना की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने का काम किया है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब एक अग्निवीर अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए, अपने भारतवासियों की रक्षा करते हुए सरहद पर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देता है, उसको शहीद का दर्जा ना देना। 4 साल नौकरी, उसकी पेंशन ना होना और पूर्व सैनिकों वाले मिलने वाले अधिकार जो उनको भविष्य में मिलते हैं, उनको छीनना। साथियों, 4 साल में तो एक जवान पूरी तरह से तैयार भी नहीं हो पाता है और यह योजना देकर सेना को कमज़ोर किया, सेना की संख्या बल को कम किया। ये बहुत ही सोचनीय मुद्दा है। इसके लिए आप ज़रूर सवाल करें, क्या हमारा एक सैनिक अग्निवीर बनकर अपने देश की रक्षा के लिए जाएगा? वो
अपने आप पर क्या गर्व महसूस करेगा, क्योंकि भारतीय सेना में 3 ऐसी मुख्य बातें हैं जिसके आधार पर एक भारतीय सैनिक अपने उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। वो है नाम, नमक और निशान। साथियों, अग्निवीर योजना में कोई नाम नहीं है। नाम होता है रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिखलाई रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, राज राइफल रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, ऐसे करके अनेकों रेजिमेंट हैं। लेकिन वो कंधे के ऊपर जब अग्निवीर लगाएगा तो उसके उस नाम पर कोई भी गर्व नहीं होगा कि वो किस रेजिमेंट के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, किस नाम के साथ वो दुश्मनों से लड़ रहा है। नाम, नमक जिस रेजिमेंट का वो खाएगा उसी रेजिमेंट के लिए वो हुंकार भरेगा। उसमें जय घोष जो दिए होते हैं वो रेजिमेंट के अलग अलग होते हैं। जैसे जाट ग्रुप का है, जाट बलवान जय भगवान, दुर्गा मैया की जय, राजपूत रेजिमेंट में हनुमान की हूँ प्यारे, बढ़े चलो, ऐसे करके अलग अलग रेजिमेंटों को एक ऐसे नाम दिए हुए हैं जिसके आधार पर युद्ध के मैदान में वो जय घोष बोलते हैं और दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। तो ये 3 चीज़ें, नाम, नमक और निशान, अग्निवीर को नहीं दी गई। इसका भी बड़ा दुख है। चाहे वो किसी भी रेजिमेंट में रहेगा लेकिन वो कंधे के ऊपर उस रेजिमेंट का नाम नहीं लगा सकता है। तो फिर वो उस रेजिमेंट के साथ किस भाव से खड़ा होगा। ये थे अग्निवीर योजना के बारे में। जरूर बात करें, पूछें, सवाल करें कि ऐसी क्या मजबूरी हुई कि सेना की स्थायी नियुक्तियों को बंद करके अस्थायी भर्तियां शुरू की गई और इनको सभी लाभों से वंचित रखा गया। जब एक एमपी एमएलए जिस दिन शपथ ले लेता है, जीत कर आता है, अगर अगले दिन ही उसका निष्कासित कर दिया जाता है, वो निष्कासन हो जाता है, तो वो एक पेंशन का हकदार हो जाता है। ऐसा क्यों? जबकि एमएलए, एमपी, सरपंच, पार्षद ये निस्वार्थ सेवा के लिए चुने जाते हैं, लेकिन एक सैनिक अपने राष्ट्र की सेवा के लिए, अपने राष्ट्र की आन बान शान और तिरंगे के लिए तैयार करके भेजा जाता है, फिर भी उसको पेंशन नहीं। ऐसा क्यों? ये सवाल ज़रूर करें। और दूसरा है, अगला पॉइंट, आगे भविष्य में आपकी अगर पार्टी या आप सांसद बनते हैं या आपकी पार्टी का बहुमत आता है तो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए आपकी क्या क्या योजना है जो आप पूर्व सैनिकों को मान और सम्मान दे सकें। क्योंकि जैसे भी आप देखते हैं रोज़ाना सोशल मीडिया पर या हम ग्राउंड में भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक पुलिस का सिपाही हमारे पूर्व सैनिक का मान सम्मान नहीं करता है। एक 4th क्लास का कर्मचारी, एक चपरासी, वो भी एक सैनिक को तूत राग में बात करता है, जबकि वो अपना परिचय देता है, उसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं कहीं धक्के भी लगाए जाते हैं, कहीं कहीं गाली गलौज भी दिया जाता है, मतलब उसको बेइज्जत किया जाता है। पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान के लिए आपके पास ऐसी क्या योजना है जो उनको मान और सम्मान मिल सके।
जैसे कि पूर्व सैनिक संगठन उनके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनकी हर समस्या में, हर तकलीफ़ में, हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े होकर उनको साथ दे रहे हैं। आप सरकार से भी ये सवाल करिए, आपके जो सांसद आपके पास वोट मांगने आएंगे उनसे भी ये सवाल करिए कि आपके पास ऐसी कौन सी योजना है कि पूर्व सैनिकों को मान और सम्मान मिल सके। साथियों, कुछ बातें अगले वीडियो में, आज बस इतना ही। एक बार फिर इस राजनीति के चक्कर में आपसी भाईचारा कायम रखें, आपस में एक दूसरे से ना उलझें, इसी में हम सब पूर्व सैनिक परिवारों की भलाई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।